प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं कई दिनों से लगातार आपको ह्यूमन सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ और इसी क्रम में आज मानव का उत्सर्जन तंत्र मैं आपको पढ़ाऊँगा। मानव के उत्सर्जन तंत्र में जो उसके प्रमुख भाग हैं, वृक्क, कॉमन संपुट, वृक्क नलिकाएँ आदि आदि, मूत्र निर्माण, इन सारी बातों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। कोरोना काल में आपको घर बैठे ही ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन प्रमुख रूप से शिक्षा आपको उपलब्ध करवा रहा है। वीडियो को पूरा देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, तब आपके पूरी तरह से कुछ समझ में आएगा। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि घर बैठे ही आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो सबसे पहले मैं आपको मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र के बारे में बताऊँगा। देखिए, मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको एक चित्र बना करके दिखाता हूँ।
यह आपके सामने मानव शोधन तंत्र का चित्र बनाया जा रहा है। आप देखिएगा कि ये हमारे दोनों वृत्त दिखाई दे रहे हैं। ये सेम की आकृति के होते हैं और इन सेम की आकृति के वृत्तों से ही मोहम्मद संतुष्ट नेफ्रॉन के द्वारा मूत्र संकर के और जब बाहर आता है ये दोनों तरफ आपको वृत्त दिखाई दे रहे हैं। ये सेम की आकृति के होते हैं। ये इसका आइलम भाग है और आइलम भाग से आपको क्या निकलता हुआ दिखाई दे रही है, दोनों मूत्र तरीका बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। मैंने अलग अलग रंग में बनाया है इनको। ये इसका कॉर्टेक्स मध्यांश भाग है। अगर इसे थोड़ा सा बड़ा ले लो तो वो भी अच्छा रहेगा। आपको दोनों तरफ से दिखाई दे रहा होगा। और इस पर अपन लिख देते हैं, एक तरफ वृक्क सिरा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं वृक्क सिरा, और एक तरफ हमारा ये बायां और ये दायां है, दोनों तरफ दिखाई दे रहा होगा आपको। इधर की तरफ ये दायां हो गया, ये दायां वृक्क है। अगर देखें इस तरह से देखेंगे तो इधर की तरफ आपका ये होगा बायां वृक्क। ठीक है, चलो यूँ मान लेता हूँ, तुम देख रहे हो इसलिए इसको बायां वृक्क कर देता हूँ, इसको दायां वृक्क कर देता हूँ। ये वृक्क सिरा हो गई एक तरफ, वृक्क सिरा की तरफ बायां है, और इसमें से ये निकल करके आने वाली वृक्क धमनी है। ये मूत्र करने पर ये मूत्राशय हो गया, ये मूत्र मार्ग हो गया। ये दोनों दायां बायां वृक्क हो गए, दोनों मूत्राशय हो गया, मूत्र मार्ग हो गया। ये मूत्र मार्ग की जो पेशियां दिखाई दे रही है आपको, इसको अगर यहाँ से थोड़ा सा यूँ बना देता हूँ मैं, यहाँ पर मूत्र मार्ग हो गया, मूत्रावलोकन। ये मूत्रावलोकन लिख दिया मैंने यहाँ पर, मूत्रावलोकन मूत्राशय हो गया, मूत्रनलिका हो गई, बायां तरफ हो गया, दायां तरफ हो गया। एक तरफ धमनी और एक तरफ सिरा हो गई है। आपको एक तरफ धमनियाँ और एक तरफ दिखाई दे रहे होंगे।
दायां वृक्क हो गया, ये मूत्रवाहिनी हो गई दोनों, पृष्ठ महाधमनी हो गई, पृष्ठ महाधमनी, ये पृष्ठ महाधमनी है। और इन दोनों में से आपको दिखे महाशिरा दिख गई होगी, महाशिरा और महाधमनी, ये महाशिरा है, महाशिरा, महाशिरा, पृष्ठ महाधमनी, मूत्रवाहिनी, मूत्रनलिका आदि हो गई है। और ये वृक्क शिरा ऊपर से दिख गई है आपको। इसमें जाता मानव का उत्सर्जन तंत्र है, मानव का उत्सर्जन तंत्र। अब देखिए इससे मानव का उत्सर्जन तंत्र में आप देखेंगे कि मनुष्यों का उत्सर्जन तंत्र शरीर का तरल अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करके उनका निष्कासन करने वाला होता है। देखिए, तो सबसे पहले अपन लिखना शुरू करेंगे कि मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र शरीर के मनुष्यों का उत्सर्जन तंत्र शरीर के मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र शरीर के तरल अपशिष्टों को इकट्ठा करके तरल अपशिष्टों को एकत्रित करके, हमारे शरीर में कल हमने पढ़ा था अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि, तो ये तरल पदार्थ होते हैं, इनको एकत्रित करके उनका निष्कासन करता है। एकत्रित करके निष्कासन करने का कार्य करता है। अब इसके पश्चात में इस तंत्र में दो वृक्क, एक मूत्राशय और मूत्रवाहिनियां और मूत्रमार्ग। इसमें प्रमुख रूप से दो तो वृक्क हो गए, एक मूत्राशय, एक मूत्राशय, दो वृक्क हो गए, एक मूत्राशय हो गया, दोनों ओर की दो मूत्रवाहिनियां, दोनों ओर की दो मूत्र वाहिनियां, दोनों ओर की दो मूत्रवाहिनियां, मूत्रमार्ग सम्मिलित होते हैं। ये प्रमुख रूप से सम्मिलित है इसके अंदर। अब आपको सबसे पहले इनमें से नंबर एक वृक्क के बारे में पढ़ना। वृक्क एक, ये तो ये एक नंबर पे हुए, दोनों वृक्क हुए। वृक्क एक मूत्राशय, ये नंबर 2 हो गया मूत्राशय। नंबर 3 दोनों ओर की दो मूत्रवाहिनियां, ये मूत्रनलिका, इनको मूत्रवाहिनी कहते हैं, मूत्रवाहिनियां। एक ये और एक ये, दोनों की ये दोनों मूत्रवाहिनियां हैं जो सम्मिलित रूप से नंबर 3 हो गई। और उसके बाद में ये मूत्रमार्ग नंबर 4। इस तरह से हमारे मूत्रमार्ग के 4 होते हैं। इसमें अगर अपन देखते हैं तो अंदर जो जा रही है नसें, उसके अनुसार यहाँ से इस तरह से इसमें वृक्क के अंदर का भाग पाया जाता है, जिसमें इस तरह से नलिकाएं आगे जाकर के छोटी छोटी नसों में परिवर्तित होती चली जाती हैं, नसें बढ़ती चली जाती हैं। और ये इसका मध्यकांश भाग होता है। इस
तरह से पता रहता है। इस तरह से ही इधर वाले हिस्से में भी यही स्थिति होती है कि इसका मध्यांश भाग होता है, इस तरह से होता है, जहाँ से मूत्र नली कनेक्ट करती है और फिर उत्तरोत्तर ये बढ़ती चली जाती है। ये हमारे वृक्क की स्थिति होती है। अब मैं आपको मानव वृक्क के बारे में लिखूंगा। यह मानव का मुख्य उत्सर्जन है। सबसे पहले हम वृक्क के बारे में पढ़ेंगे। वृक्क यह मानव का मुख्य उत्सर्जन अंग है। देखिए, मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका हूं कि हमारा हृदय रोज शरीर में 8000 लीटर रुधिर को पंपिंग करने का कार्य करता है, जिसमें से 1900 लीटर अकेले हमारे दोनों वृक्क यानी किडनियों को भेजा जाता है, जहां पर बार बार उसका परानिस्यंदन और चयनात्मक पुनरावशोषण होता है। फिर 180 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। ये 180 लीटर मूत्र भी बार बार परावशोषण चयनात्मक परावशोषण होता है और उसके अनुसार निस्यंदन की क्रिया होने के पश्चात मात्र 2 से 2.5 लीटर तक मूत्र शरीर से बाहर निकाला जाता है। अच्छी अच्छी चीज़ों को पुनः शरीर में क्या कर लिया जाता है, चयनात्मक पुनरावशोषण की क्रिया के द्वारा सौंख लिया जाता है। इस प्रकार से हमारे शरीर में 1900 लीटर रुधिर छन करके प्रतिदिन उसमें से 2 से 2.5 लीटर मूत्र शरीर से बाहर निकाला जाता है। यदि मान लीजिए किसी कारणवश इंसुलिन ग्लूकोगोन आदि की अव्यवस्था या किसी प्रकार से कोई डिजीज हो जाए, उसके कारण से हमारे शरीर में ये व्यवस्था भंग होकर के और या तो अत्यधिक मूत्र का उत्सर्जन होने लग जाता है या फिर मूत्र का कम उत्सर्जन होने शुरू हो जाता है। तो मैं आपको वृक्क के बारे में बता रहा हूँ। ये मानव का मुख्य उत्सर्जन अंग है जो लगभग 75 से 80% तक तरल अपशिष्टों को लगभग 75% से 80% तक तरल अपशिष्ट पदार्थों तरल अपशिष्ट पदार्थों को लगभग 75% या 80% तरल अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। पचहत्तर से 80% तरल पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। वृक्क भूरे रंग के सेम के दाने की आकृति का होता है। वृक्क भूरे रंग के सेम के दाने की आकृति का होता है। कैसा आकार होता है इसका? बिल्कुल सेब के दाने जैसा सेब का बीज होता है, सेब के बीज की तरह की आकृति का होता है। ये यहाँ से अंदर हुआ सांवर रहता है दोनों तरफ से और बिल्कुल ऐसी आकृति होती है जैसे इसका सेब का दाना। सेब की आकृति का दाने का होता है भूरे रंग का। उदर गुहा में पीठ की ओर आमा से पीछे यह है उदर गुहा में पीठ की ओर आमा से नीचे रीढ़ की हड्डी
दोनों ओर। यहाँ बस जस्ट इसके पास में जो हड्डी क्या जाती है, रीढ़ की हड्डी जाती है, मेसोदंड के दाएं बाएं दोनों ओर स्थित होता है। वृक्क की लंबाई 10 सेंटीमीटर। वृक्क की लंबाई 10 सेंटीमीटर। वृक्क की लंबाई 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई लगभग 6 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है तथा मोटाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। देखिए यहाँ से यहाँ तक लगभग ये 10 सेंटीमीटर होता है। यहाँ से यहाँ तक ये इसकी चौड़ाई ये होगा लगभग 6 सेंटीमीटर होता है और इसकी जो साइड की मोटाई है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर की मोटाई में 2.5 सेंटीमीटर होता है। इस तरीके से इसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई के लिए लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। वृक्क की मध्य सतह पर एक खांच पाई जाती है। ये इसकी मध्य सतह है। यहाँ एक खांच पाई जाती है। ये खांच है, इसको आईला कहते हैं। इन दोनों ओर होती है खांच यहाँ, जिसमें से होकर के धमनी और सिरा अंदर प्रवेश करती है, मूत्रवाहिनी जो है बाहर निकलती है। तो दोनों ओर की खांचे हैं, इन दोनों ओर की इसकी बात कर रहा हूँ, इस खांच की। तो लगभग इसकी मोटाई 2.5 सेंटीमीटर। पहली बार आप इसको समझ ले ताकि मैं इसको हटा दूंगा और फिर आप आगे देखिए। ये मानव का मुख्य उत्सर्जन अंग होता है, तो लगभग 75% 80% तक तरल अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। वृक्क भूरे रंग के सेम के दाने की आकृति, सेम बालोड़ होती है, अपने गांव की भाषा में से बालोड़ बोलते हैं। उसकी सेम की फली में जो बीज निकलता है बिल्कुल उसकी आकृति का होता है। यह उत्तर गुहा में पीठ की ओर आमा से जस्ट नीचे रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर दाएं बाएं स्थित होता है। इसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई लगभग 6 सेंटीमीटर होती है और मोटाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। यहाँ तक की बात मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप आगे लिखिए वृक्क की खांच से आगे। वृक्क की जो मध्य सतह है उस पर एक खांच पाई जाती है, जिसे हाइलम कहते हैं। वृक्क की मध्य सतह पर एक खांच पाई जाती है, जिसे हाइलम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे हाइलम कहते हैं। और इसी हाइलम से मूत्र नलिका, तंत्रिकाएं और रक्त वाहिनियां इसी से निकलती है। मूत्र नलिकाएं इसी भाग से, मूत्र नलिकाएं, रक्त वाहिनियां चाहे वो धमनी हो चाहे सिरा हो। मूत्र रक्त वाहिनियों में धमनी और सिरा दोनों चीजें आ गई हैं। तो धमनी और सिरा, मूत्र नलिकाएं, तंत्रिकाएं वृक्क में प्रवेश करते हैं। वृक्क वाहिनियां तथा तंत्रिकाएं वृक्क में प्रवेश इसी भाग में से होकर के ये प्रवेश करते हैं। जैसे ये एंट्री ले रही है, ये तो इसमें प्रवेश कर गई और ये मूत्र नलिका बाहर निकल करके आ गई, ये इसमें एंट्री कर गई और ये इसमें निकल करके आ गई। ये इसी से बाहर निकलती और प्रवेश करती हैं, प्रवेश करती हैं। हाइलम में की के चाप आकार की प्रक्रिया श्रोणी पाई जाती है।
चापाकार हाइलम में चापाकार वृक्कीय श्रोणी पाई जाती है। वृक्कीय श्रोणी पाई जाती है। चाप की आकृति की चापाकार वृक्कीय श्रोणी पाई जाती है। प्रत्येक वृक्क लगभग 12 लाख उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर के बनता है। प्रत्येक वृक्क लगभग 12 लाख नेफ्रॉन इकाइयों से मिलकर बना होता है। इसमें 10-12 लाख लगभग नेफ्रॉन पाए जाते हैं, मिलकर के बना होता है, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्काणु के 2 भाग होते हैं। वृक्काणु के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 बोमन संपुट और नंबर 2 ब्रैक्टेनिका। बोमन संपुट और नंबर 2 ब्रैक्टेनिका। बोमन संपुट और ब्रैक्टेनिका। अब आप ब्रैक्टेनिका और बोमन संपुट दोनों के बारे में देखेंगे। वृक्क की जो मध्य सतह पर एक खांच पाई जाती है, जिसे हम हाइलम कहते हैं। ये जो आपको खांच दिखाई दे रही है, चापाकार खांच है ये, चाप की आकृति की, और इसी में से इसको हाइलम कहते हैं। इसी भाग से देखिए मूत्र नलिका इसमें से निकल रही है, ये मूत्र नलिका निकल रही है, और धमनी और शिराएं यानी रक्त वाहिनियां इसमें प्रवेश कर रही है। साथ साथ संचालित करने के लिए वाली जो तंत्रिकाएं हैं वो भी इसी में से होकर के और वृक्क में प्रवेश करती हैं। और वृक्क लगभग इसमें हाइलम में चापाकार वृक्कीय श्रोणी पाई जाती है। प्रत्येक वृक्क लगभग 12 लाख नेफ्रॉन इकाइयों से मिलकर बनता है, जिनको नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन क्या करते हैं? गिनोपर्यम में प्यारेनुमा संरचना होती है, जिसको बोमन संपुट कहते हैं, और वृक्क नलिका होती है। बोमन संपुट के अंदर जाकर के क्या होता है कि मूत्र तरल भाग में जो रक्त आता है वो भर जाता है, और बारीक बारीक जो नलिकाएं हैं इस तरह के जुड़ करके और संरचना निर्माण कर देती है, जिसमें से होकर के रक्त में से अपशिष्ट पदार्थ छन करके और मूत्र नलिका में टपकते रहते हैं। और वही मूत्र नलिका में से टपकते हुए मूत्र वाहिनी में से मूत्राशय लेकर हो जाता है। जब मूत्राशय मूत्र से भर जाता है, यहाँ मूत्र आकर के इकट्ठा हो जाता है, जब भर जाता है मूत्र तो इसकी पेशियों के अंदर क्रमाकुंचन होने लगता है। क्रमाकुंचन होने पर मस्तिष्क को संदेश तंत्रिकाओं के माध्यम से पहुंचता है, और हम समय समय पर क्रमाकुंचन गति के द्वारा यहाँ पर पाए जाने वाले प्रोस्टेट, जिसको हम मूत्राउद्गोधनी कहते हैं, प्रोस्टेट की सहायता से मूत्र को शरीर से बाहर त्याग देते हैं। तो मैं आपको यहाँ तक बता चुका हूँ। अब मैं आपको बोमन संपुट के बारे में बताता हूँ, जो इसमें पाया जा रहा है। बोमन संपुट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए बोमन संपुट। सबसे पहले बोमन संपुट के बारे में देखेंगे। बोमन संपुट। बोमन संपुट को लिखिए। यह नेफ्रॉन का ऊपरी प्यारेनुमा भाग होता है। यह नेफ्रॉन का ऊपरी प्यारेनुमा भाग होता है। ऊपरी नेफ्रॉन का प्यारेनुमा भाग होता है। इसमें अविवाही धमनी कोशिकाओं का, इसमें अविवाही धमनी
कोशिकाओं का अविवाहित ध्वनि केशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। केशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस संख्या कहते हैं ग्लोमेरुलस से, यानी धमनी केशिकाओं का जो गुच्छा पाया जाता है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ग्लोमेरुलस का कोमल संपुट वाला सिरा ग्लोमेरुलस का कोमल संपुट वाला सिरा ग्लोमेरुलस में आपको नेफ्रॉन की संरचना बना करके दिखाऊंगा। नेफ्रॉन की संरचना बोर्ड पर बना करके आपको दिखाऊंगा मैं। फिर उसमें आपको एनले का रूप, आरो या भूमि, भुजा और मूत्र नलिका और ग्लोमेरुलस और क्या नाम से कोमल संपुट, समीपस्थ कुंडलित भाग, दूरस्थ कुंडलित भाग, सारी चीजें दिखाऊंगा, है ना। लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए कि ग्लोमेरुलस का कोमल संपुट वाला सिरा वृक्क धमनियों से अपशिष्ट युक्त, वृक्क धमनियों से अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त लाता है। अशुद्ध दूध लिया। और दूसरा सिरा स्वस्थ रक्त को ले जाने के लिए वृक्क सिरा से जुड़ा होता है तथा दूसरा सिरा शुद्ध रक्त को ले जाने के लिए वृक्क सिरा से जुड़ा हुआ होता है। इस तरह की स्थिति से दोबारा देख लीजिए, ये नेफ्रॉन का ऊपरी पैनल भाग होता है। इसमें अविवाहित धमनी केशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस का जो कोमल संपुट वाला सिरा है वो वृक्क धमनियों से अपशिष्ट युक्त है। जो अपशिष्ट खून है अशुद्ध रक्त लाता है और दूसरा सिरा शुद्ध रक्त को ले जाने के लिए वृक्क सिरा से जुड़ा हुआ रहता है। आपको एक तरफ वृक्क सिरा दिखाई दे रही होगी और एक तरफ आपको वृक्क धमनियां दिखाई दे रही होगी। मैंने प्रश्नमाधव में लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये प्रश्नमाधव में एक तरफ से अशुद्ध रक्त को लाती है और दूसरी तरफ से क्या नजर आता है, शुद्ध रक्त निकलता चला जाता है। ये स्थिति तो हुई क्या नाम से आपकी कोमल संपुट की। अब आ जाइए आप वृक्क नलिका। वृक्क नलिका कल पढ़ेंगे। यह वृक्क में कोमल संपुट के नीचे स्थित होती है। यह है, जल्दी करो यार, 2 मिनट। वृक्क में कोमल संपुट के नीचे स्थित होती है। कहाँ होती है? कोमल संपुट के नीचे वृक्क नलिका स्थित होती है। नीचे किसी से प्रारंभ होने वाली नलिका है। में से प्रारंभ होती है। कोमल संपुट के नीचे से ये प्रारंभ होती है, यहाँ स्थित होती है। जिसका दूसरा सिरा मूत्र एकत्रित करने वाली नलिका से, जिसका दूसरा सिरा मूत्र एकत्रित
करने वाली नलिका, मूत्र एकत्रित करने वाली नलिका से जुड़ा होता है। मध्य भाग में यह नलिका हिलने का लूप बना करके चलती है। हेनले का लूप बना दिया जाता है। हेनले का लूप आपको मैं हेनले पास, इसको हेनले पास के नाम से भी जाना जाता है। हेनले का लूप, इसे हेनले पास के नाम से आपके सामने दूसरा बार पहला बॉम्बल संपुट होता है, दूसरा होता है बैटरी नलिका। यह मैं बॉम्बल संपुट के नीचे स्थित होती है, यहीं से प्रारंभ होती है, जिसका दूसरा सिरा मूत्र एकत्रित करने वाली नलिका से जुड़ा होता है। मध्य भाग में हेनले का लूप या हेनले का पास बना करके चलती है। मैं अब आपको मानव वृक्काणु की संरचना और मूत्र निर्माण बॉम्बल संपुट मैं आपको कल बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, यहाँ तक ही बताना चाहूँगा, और कल मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से मूत्र का निर्माण होता है और मानव वृक्काणु की संरचना, और उसके बाद में मानव में प्रयुक्त अन्य अंग तंत्रों जैसे जनन तंत्र है, जनन तंत्र में मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र आदि आदि के बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान करूँगा। ठीक है, आज के लिए।